हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी साथियों का मेरे छोटे से परिवार 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत और वेलकम है। और आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत के साथ हम आपसे मिले हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको मेरे छोटे से जो परिवार है 7-Eleven स्टडी, जो छोटा सा यूट्यूब चैनल, इसका परिचय करवा देता हूँ। कि अगर आप देखो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी करते हो राजस्थान में टीचिंग की, तो बिल्कुल मेरे इस चैनल पर आपको बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध है। देखो आरपीएससी द्वारा 2011 से लेकर 2023 तक के जो पेपर हुए आरपीएससी के, उन पेपरों का सॉल्यूशन मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट बनी हुई आरपीएससी द्वारा पेपरों का मैंने सॉल्यूशन करवा रखा विस्तृत व्याख्या के साथ। इसके अलावा अगर आप कोई अदर एग्ज़ाम की तैयारी करो, जैसे राजस्थान पटवार, वीडीओ है ना, जेईएन, या फिर आपका छात्रावास अधीक्षक है, या कोई भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करो, तो मैंने आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जो एग्ज़ाम लिए गए हैं 2015 में गठन हुआ था, 16 से इनके पेपर स्टार्ट हुए, तो 15-16 से लेकर 2023 तक के जितने भी पेपर थे वो भी मैंने हल करवा रखे हैं। तो वाकई में आप अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। आपकी तैयारी वाकई में एक अच्छे लेवल की तैयारी हो जाएगी। तो इसके साथ ही मेरे चैनल पर नए जिलों की सीरीज भी चल रही है, वो भी आप देख सकते हो। और ये मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वाकई में बहुत शानदार तरीके से। अगर आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज लेक्चरर हो, फर्स्ट ग्रेड हो, आपका सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, बड़ी अच्छी तैयारी आपकी होने वाली है। तो आज का पेपर जो समर्पित है आपका, जो साथी स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उनको समर्पित है, ठीक है। और अपन विस्तृत व्याख्या के साथ इस पेपर को अच्छे से देखने वाले हैं। इस पेपर का पोस्टमार्टम करेंगे। जो भी साथी अपने फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं वो मुझसे जुड़ सकते हैं। उनकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन करवाऊंगा मैं, और जहाँ तक हो सकता है बेहतरीन कंटेंट में उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले अगर नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और कंटेंट देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने गाइस, कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला बिल्कुल बागोर, आहड़, बालाथल, ईसवाल। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो आहड़ सभ्यता आपके कौन से जिले में है? तो उदयपुर में है। बिल्कुल आपको याद रखना। कौन सी नदी के किनारे मिली थी? आयड़ नदी के किनारे। इसके प्राचीन नाम की बात कर लूँ तो आघाटपुर, ताम्रवती नगरी, और स्थानीय नाम दुलकोट भी मिलता है। इसका सर्वप्रथम जो उत्खनन कार्य किया था वो 1953 में 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया। बिल्कुल आपको याद रखना। फिर इसका जो व्यापक उत्खनन किया था वो आर सी अग्रवाल द्वारा 1954 में। इसके बाद 1961 से 62 के मध्य वी एन मिश्र और एच डी साकलिया के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। और इसी समय अगर भारत सरकार, राजस्थान सरकार के जो प्रतिनिधि थे यहाँ, वो भी उपस्थित थे इस अभियान के तहत। तो एक तो विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती भी यहाँ उपस्थित थे। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेता हूँ। तो इस सभ्यता से, तो एच डी जो साखलिया, उन्होंने आहड़ सभ्यता को बना संस्कृति कहा है। और आहड़वासी जो थे ना, वो धूप में सूखी ईंटों, कच्ची ईंटें जो होती थी उनसे मकान बनाया करते थे। और आहड़वासी कृषि से चावल की खेती करते थे। पशुपालन में हाथी और कुत्ता से भी परिचित थे। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की अगर बात करता हूँ जो यहाँ से प्राप्त हुई है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। यहाँ से देखो, आहड़ से अनाज रखने के जो मृदबाण प्राप्त हुए ना, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे कहा जाता था। क्या गाइस, क्या कहा जाता था आपका? गोरे, गोरे व कोठे कहा जाता था। बिल्कुल आपको याद रखना, गोरे व कोठे कहा जाता। इनमें अनाज रखने की जो कोठियाँ होती थी ना, उन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था। ये सवाल कई बार एग्जाम में आपका आया हुआ है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो देखो, आहड़ सभ्यता से तांबे की तो 6 मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है, जिसमें एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल है, दूसरी ओर अपोलो देवता का चित्रण है। और इसी मुद्रा पर आपका यूनानी भाषा में लेख भी लिखा हुआ है। आहड़ लोगों के प्रमुख व्यवसाय की अगर मैं बात कर लूँ तो तांबा गलाना और उसके उपकरण बनाना था। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, आहड़ से प्राप्त एक मकान में 4 से 6 चूल्हे प्राप्त हुए। इसका मतलब संकेत ये है कि यह संयुक्त परिवार की व्यवस्था भी होगी। आहड़ सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन
पकाई के लिए उल्टी तिपाई विधि से परिचित है। इसके अलावा आहड़ से मिट्टी की बनी वर्षभ आकृतियाँ प्राप्त हुई जिन्हें बनासियल बुल के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों की मैं बात करता हूँ। तो देखो, कुछ पुरातात्विक स्थल है जो कि आजकल ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में कि कुछ पुरातात्विक स्थल सीधा ही जिला पूछ लिया जाता है। जैसे आपका कुराड़ा पुरातात्विक स्थल नागौर में पड़ता है, साबणी आपका बीकानेर में पड़ता है, एलाना आपका जालोर में, झाड़ोल आपका उदयपुर में, मल्लाह आपका भरतपुर में, चीतवाड़ी जयपुर में, कोलमाली सवाईमाधोपुर में, नंदलालपुरा जयपुर में, बूढ़ा पुष्कर आपका अजमेर में, पिंड पांडली आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, चक 84 आपका श्री गंगानगर, तरखान वाला भी आपका श्री गंगानगर में पड़ता है, नैनवा आपका बूंदी में पड़ता है, धौली मगरी की बात कर लो तो उदयपुर में पड़ता है, पूंगल बीकानेर में, किराड़ोत जयपुर में, एकल सिंगा ये आपका अजमेर में पड़ता है। ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ, बासम बसई अलवर के अंदर पड़ता है, वरमान आपका सिरोही में पड़ता है, बड़ोपल आपका हनुमानगढ़ में, बरोर आपका श्री गंगानगर में, सिसोल आपका बूंदी में, कुंडा और ओला ये आपके जैसलमेर के अंदर पड़ता है, तिब्बती आपका कोटा में पड़ता है, डडीकर आपका अलवर में पड़ता है, डाडा थोरा आपका बीकानेर में पड़ता है, जहाजपुर आपका भीलवाड़ा में, दर आपका भरतपुर में, कोटड़ा आपका झालावाड़ में, और जायल की बात कर लूँ तो ये आपका नागौर में पड़ता है, खुरडी ये भी आपका पर्वतसर नागौर में पड़ता है, खानपुरा जो पुरातत्व स्थल है ये आपका झालावाड़ जिले में पड़ता है, चंद्रावती भी आपका झालावाड़ में पड़ता है, पेलीबंगा आपके हनुमानगढ़ में, कालीबंगा आपका हनुमानगढ़ में, थैड आपका हनुमानगढ़ में, लाछूरा जो है लाछूरा सभ्यता या लाछूरा पुरातत्विक स्थल आपके भीलवाड़ा में पड़ता है, आलनिया कोटा में, भरनी टोक में, अहेडा अजमेर में, सुखपुरा टोक में, और रेलावन आपका बारा में पड़ता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और एक टैंक की गहराई 7 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या होगी। तो बाकी राजस्थान जीके और भारत जीके के अलावा जो आपके सवाल हैं उनके मैं सीधे ही आपको उत्तर बताऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा की पावर क्यूब आपकी बीटा क्यूब इक्वल 7, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है, तो अल्फा और बीटा किस बहुपद समीकरण के शून्यक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका आंसर हो जाएगा 9x² माइनस 20x प्लस 27 इक्वल 0। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी गाइज, ऑप्शन नंबर 3 2 वाला नहीं, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइज, देख लेते क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? तो ये आपको बताना है। तो कौन सा शासक था, तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। देखो, महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह और महाराणा अमर सिंह सेकंड। तो देखो मैं बात कर लेता हूँ, तो इसका जो सही आंसर होने वाला गाइस आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि महाराणा राज सिंह। ठीक है, जो कि महाराणा जगत सिंह के बाद में आपके गद्दी के ऊपर बैठे थे। देखो, महाराणा जगत सिंह का मैं कार्यकाल की बात करता हूँ तो महाराणा जगत सिंह के कार्यकाल को मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इनका जो आपका रूलिंग पीरियड था 1628 से लेकर 1652, यानी 1600 है ना, 1628 से 1652 इनका रूलिंग पीरियड था। किनका? आपका जगत सिंह का। ठीक है, बिल्कुल नहीं सॉरी, आपका हाँ जगत सिंह का है। और जबकि राज सिंह जो राज इसके इसके बाद जो बैठे थे राज सिंह का जो कार्यकाल था आपका 1652 से लेकर 1680 था। कितना? 1652 से लेकर 1680, बिल्कुल आपको याद रखना। राज सिंह के बाद जो बैठे थे आपके महाराणा जय सिंह बैठे थे 1680 से 1698। फिर आपके बैठे थे कौन बैठे थे? अमर सिंह सेकंड बैठे थे। कब? 1698 से 1710। फिर आपके संग्राम सिंह बैठे थे 1710 से 1734। फिर आपके जगत सिंह सेकंड बैठे थे। ठीक है, या जगत सिंह प्रथम की बात हुई, जगत सिंह सेकंड जो बैठे थे 1734 से लेकर 1751। फिर आपके महाराणा प्रताप द्वितीय भी आया था इसमें, जो 1751 से लेकर 1754 तक गद्दी पे बैठे थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मेवाड़ का जो प्रथम शासक था कौन था, तो ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले 566 ईस्वी की बात है, गुहिल शासक, जो कि मेवाड़ राजवंश में गुहिल यानी राजा गुहिदित्य ने
गोहिल वंश की स्थापना करी थी, बिल्कुल आपको याद रखना। फिर आपके काल भोज आए थे जिन्हें बप्पा रावल कहा जाता, 734 से 753 तक ये गद्दी पे बैठे थे। आगे बढ़ जाते गए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज की पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना। GN शर्मा, दशरथ शर्मा, कैस गुप्ता, GH ओझा। तो इसका जो आपका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर वाकई में आप स्कूल लेक्चरर की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको गजेटेड ऑफिसर बनना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध है, ठीक है। राजस्थान, जीके, इंडिया और भारत की राज्य व्यवस्था से आपके जो सवाल पूछे जाएंगे वो सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसके साथ ही देखो मैं अदर फैक्टों की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। देखो, एक आपका जो साहित्यिक ग्रंथ है दयाल दासरी ख्यात, इसके जो रचयिता दयाल दास ही है। इस ख्यात के अंदर बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास मिलता है। किनका? बीकानेर के राठौड़ों का। यानी दयाल दासरी ख्यात का जो संबंध है बीकानेर से। दयाल दास जो थे वो बीकानेर के राठौड़ शासक थे ना, रतन सिंह के दरबारी कवि थे। इसके अलावा मैं बात कर लूँ मुंडियारी ख्यात। मुंडियारी ख्यात का जो संबंध है वो मारवाड़ के राठौड़ों से यानी जोधपुर से है। इनके जो रचयिता है वो बाकीदास है, और बाकीदास जो है जोधपुर के राठौड़ शासक मान सिंह के दरबारी साहित्य थे। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ मारवाड़ी परगनारी विगत और नैनसी ख्यात, ये दोनों ही ग्रंथ किनके हैं? तो बिल्कुल आपको याद रखना मुनोत नैनसी के हैं, ठीक है। ये मुनोद नैन्सी जो है आपके जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी साहित्यकार थे, और मुंशी देवी प्रसाद ने नैन्सी को राजपुताना का अबुल फजल कहा था। बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। देखो नैन्सी की मैं बात कर लूँ, नैन्सी के ख्यात में मुनोत नैन्सी ने राजपूतों की 36 शाखाएं, राजपूतों की कितनी शाखाएं? 36 शाखाएं, गुज्जर प्रतिहार की 26 शाखाएं और गोहिल राजपूतों की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। वापस से बताता हूँ, सीधा एग्जाम में सवाल बनेगा आपका कि नैन्सी ख्यात यानी मुनोत नैन्सी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताइए? प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताइए, इसमें 10 ऐड कर दो तो राजपूतों की शाखा आपकी 36 हो जाएगी। प्रतिहारों की शाखाएं 26 बताइए, जबकि इसमें 10 जोड़ दो तो 36 हो जाती है। तो राजपूतों की जो शाखाएं हो जाएगी वो कितनी? 36। केवल गुहिल की पूछ ले, गुहिल राजपूतों की जो शाखा है वो आपकी 24 बताइए। कितनी बताइए? 24 आपकी बताई है। अब देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। देखो हमीर नाम के जो ग्रंथ है ना, उनके सारे कन्फ्यूजन क्लियर करने वाले हैं। देखो एक तो आपका होता है हमीर चौपाई। देखो वापस से बता रहा हूँ मैं, अच्छे से ध्यान रखना। हमीर चौपाई, ठीक है। हमीर चौपाई, हमीर बंधन, हमीरायण, हमीर मदमर्दन, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, हमीर हट, ये सारे जो ग्रंथ हैं इनमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, सारा हमीर के नाम से है ना। तो देखो आज सारा कन्फ्यूजन मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमीर हट। ये हमीर हट जो ग्रंथ लिखा था वो चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रशेखर के द्वारा आपका लिखा गया था। बिल्कुल आपको याद रखना है, हमीर हट किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने, ठीक है। इसके बाद हमीर महाकाव्य आपका नैनचंद्र सूरी ने लिखा था। हमीर रासो सारंगधर और जोधराज के द्वारा लिखा गया था। हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। हमीरायण भांडव व्यास के द्वारा आपका लिखा गया है, भांडव व्यास। हमीर बंधन अमृत कैलाश ने लिखा था। हमीर चौपाई मंडल विजय शाह ने लिखा था। किसने? मंडल विजय शाह। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो आपका सूरज प्रकाश है जो कि कर्णिदान द्वारा लिखा गया था। इसमें मारवाड़ के राठौड़ों का आपको इतिहास मिलता है। ये कर्णिदान जो थे ये जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के साहित्य दरबारी साहित्यकार थे। इन्हीं के समय आपकी खेजड़ली घटना हुई थी 1730 की बात कर लूँ मैं, 1730 ईस्वी में खेजड़ली घटना जो हुई थी वो महाराजा अभय सिंह के काल के अंदर ही हुई थी। इसलिए यहाँ पर जो खेजड़ली मेला भी लगता है ना वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। आपका तेजाजी का मेला भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, खेजड़ली का मेला भी आपको भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा था? तो इसका जो नया नाम रखा था वो जलालाबाद रखा था। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। खिजराबाद किसका नाम रखा था? तो ये चित्तौड़गढ़ को जीता था 1303 में, तब रखा था। खैराबाद ये सिवाना को जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में, तो उसका नाम बदलकर खैराबाद रखा था। मोमिनाबाद ये आमेर का नाम बदलकर रखा गया था। ये बहादुर शाह के द्वारा आपका आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा गया था। बिल्कुल ये फैक्ट भी आपको याद रखना।
इसके अलावा उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद किसने रखा था? तो आपको बिल्कुल याद रखना, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा उदयपुर जब जीत लिया था तब उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा था। मुस्तफ़ाबाद ये गागरोन का नाम रखा गया महमूद खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? महमूद खिलजी के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मेरी इस क्लास के नोट्स तैयार करना। आपका अगर वाकई में अपन स्कूल लेक्चरर बनना है, सेकंड ग्रेड बनना, थर्ड ग्रेड जो भी बनना, नोट्स तैयार करो। हूबहू एग्ज़ाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ यहाँ से वापस से आपके सवाल रिपीट होते हैं और अपन हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए पढ़ते चलेंगे। वाकई में आपको बेहतर तैयारी करनी है, आपको बनना ही है स्कूल लेक्चरर, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, आपकी बेहतर तैयारी मैं करवा दूंगा। तो खिजराबाद मैंने आपको बताया था चित्तौड़ का, खैराबाद सिवाना का, जलालाबाद जालोर का, मोमिनाबाद आमेर का, मुस्तफ़ाबाद आपका गागरोन का हो जाएगा, मोहम्मदाबाद आपका उदयपुर का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका भी मैं आपको डायरेक्ट सीधा आंसर बता दूंगा, ठीक है। एक घर के पानी को अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों को निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पाई चार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रेक्षणों x x+3 x+5 x+7 x+10 का माध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 11 सही 1/3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। एक प्रश्न है, 2 कथन है, फर्स्ट सेकंड नीचे दिए गए, आपको निर्णय लेना है कि क्या कथन दिए गए आंकड़ों में दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। महिमा कला से लंबी है और शीला आशा से छोटी है, इनमें से कौन सबसे छोटी है? तो पहला कथन शीला महिमा से छोटी है, आशा कला से छोटी है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला 10 का बिल्कुल मैं बता दूं ऑप्शन नंबर 2, केवल कथन 2 पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, बिल्कुल आपके सामने है। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? ठीक है, तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं कौन सा आपका राइट आंसर होने वाला है। तुर्की सुल्ताना का महल, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला गाइस बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही होगा, तुर्की सुल्ताना का महल। ठीक है, और पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना का जो महल है इसे स्थापत्य कला का मोती कहा था। ये कहाँ स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी में आपका स्थित है। देखो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अगर मैं करता हूँ तो तुर्की सुल्ताना का जो महल है एक मंजिल छोटी सी एक आकर्षक इमारत है। इस इमारत के अंदर की बात कर लूँ तो दीवारों पर पेड़ पौधे पशु पक्षियों की चित्रकारी हो रखी है। इसके अलंकरण में कास्ट कला का प्रभाव है। ये इमारत रुखिया बेगम या सलीमा बेगम के लिए बनवाई गई थी। पर्सी ब्राउन ने इसे कलात्मक रत्न या स्थापत्य कला का मोती कहा है। अब थोड़ी सी बात मैं पंचमहल की अगर कर लेता हूँ तो गाइस बिल्कुल आपको याद रखना, पंचमहल हवा महल के नाम से विदित पिरामिड के आकार वाला ये स्मारक जो कि 5 मंजिला है। पंचमहल यानी 5 मंजिला। महल के खंभों पर फूल पत्तियां रुद्राक्ष के दानों से सुंदर सजावट की गई। इस महल में हिंदू धर्म और बौद्ध विहारों का स्पष्ट प्रभाव आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो गाइस बुलंद दरवाजे के बारे में थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। देखो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मुगल बादशाह अकबर ने जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, जो कि लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित जमीन की सतह से 176 फीट ऊंचा है। कितना भाई? 173 फीट। इसके मेहराबी मार्ग दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। जो इसकी विशेषता है, इसके दरवाजे पर एक लेख है जिसके द्वारा अकबर ने मानव समाज को विश्वास और भाव और भक्ति का संदेश भी आपका दिया है। इबादत खाने की मैं थोड़ी सी बात कर लूँ तो देखो इबादत खाने का जो निर्माण हुआ था, इबादत खाने का मतलब ये होता पूजा का घर। 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में विभिन्न धर्म के जो आध्यात्मिक नेता थे उनको इकट्ठा करने के लिए इबादत खाने का निर्माण करवाया था। अब बढ़ता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, सीधा ही मैथ्स का है तो मैं आपको उत्तर बताना चाहूँगा। 8 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा घन 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 छोटे समान घनों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करने पर बनाया जाता है।
बड़े घन के सबसे ऊपरी सतह पर में कोने के घनों को हटा दिया जाए तो बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस प्रकार पहले जैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, इसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करना चाहेंगे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ये आपको बताना है। तो इसका अपन देख लेते हैं कौन सा अध्यक्ष कौन सा अधिवेशन में चुने गए थे। तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस आपके कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था ये कौन से नंबर का था, ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में आपका पूछा जा सकता। तो 51वां अधिवेशन था। कौन सा? 51वां अधिवेशन था। 1938 में गुजरात के सूरत जिले में हरिपुरा गांव पड़ता है, यहाँ पर आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और इसी सत्र में बोस ने शांतिपूर्ण तरीकों से औपनिवेशिक सरकार की अवांछित संघीय योजना का विरोध करने के स्पष्ट लक्ष्य की घोषणा की थी, क्योंकि इसकी अलोकतांत्रिक प्रकृति ब्रिटिश पूंजीवाद को इसके द्वारा जारी वित्तीय जकड़न की अनुमति दी गई थी। भारत में इस सत्र में रियासतों के मुद्दे पर गहन बहस भी हुई थी, ये भी फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था। तो वीर भारत सभा की जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है। बाल मुकुंद बिस्सा, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्य लाल वर्मा, केसरी सिंह बारठ। तो आपको बिल्कुल याद रखना है केसरी सिंह बारठ। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केसरी सिंह बारठ। अगर मैं इनकी चर्चा करता हूँ तो वीर भारत सभा की स्थापना इन्होंने की थी। कब की थी? 1910 में की थी। कब की थी याद रखना आपको, कब? 1910 के अंदर। और क्यों की थी ये भी आपको याद रखना कि राजस्थान के जो सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए वीर भारत सभा की आपकी स्थापना की गई थी। देखो इसके अलावा मैं अदर फैक्टों की बात कर लेता हूँ। तो आपको बिल्कुल याद रखना कि इनके और भी ग्रंथ हैं। केसरी सिंह बारठ के जो अन्य ग्रंथ हैं, एक तो 1903 की बात है, चेतावनीरा चुंगटिया लेख, मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह थे उनमें राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए उन्हें दिल्ली दरबार में शामिल होने के रोकने के लिए ये लिखा था, जिसमें आपके 12 से 13 सोर्टे थे। उन्होंने इसके अलावा प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी और कुसुम जली ग्रंथ भी लिखे हैं, बिल्कुल आपको याद रखना। और इन पर प्यारे राम, साधु प्यारे राम की हत्या का आरोप लगा था, जिसमें 20 साल इनको जेल भेज दिया था। इसके अलावा देखो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। ये तो अपन चर्चा करी थी वीर भारत सभा की, ठीक है। वीर भारत सभा की चर्चा अगर आपको पूछ लिया जाए, वीर भारत समाज, वीर भारत समाज, तो वीर भारत समाज ये रहा आपका। वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारठ के द्वारा, जबकि वीर भारत समाज की जो स्थापना करी थी वो विजय सिंह पथिक ने करी थी। ये भी 1910 में ही की गई थी, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, वीर भारत सभा केसरी सिंह बारठ, वीर भारत समाज विजय सिंह पथिक, ठीक है। केसरी सिंह बारठ और विजय सिंह पथिक बिल्कुल आपको याद रखना है। वीर भारत सभा की स्थापना किसने करी थी? तो आपके केसरी सिंह बारठ ने, और वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो राजस्थान का जतिन दास आपके बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है, जो कि भूख हड़ताल करते हुए इनकी डेथ हो गई थी। अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी जो कि इनका अंतिम समय आपका अजमेर की दरगाह में बीता था, ठीक है। और अंतिम समय में इसने अपना नाम बदलकर करीम खां रख लिया था और अपनी इच्छा के अनुसार इनको दफनाया गया था, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा वर्धमान स्कूल की जो स्थापना करी थी वो भी किसके द्वारा की थी? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा ही की गई थी। इसके अलावा माणिक्य लाल वर्मा की बात कर लूँ तो ये मेवाड़ प्रजामंडल में इनका बहुत योगदान भी है, बिल्कुल आपको याद रखना। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। और राजस्थान का जो आपका तीसरा चरण था उसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो माणिक्य लाल वर्मा ही बनाए गए थे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो मुद्रा राक्षस के और आपके
देवी चंद्रगुप्तम के जो रचयिता है वो कौन है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर 4 जो है विशाख दत्त आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा मैं अगर देखो कुछ इम्पोर्टेंट जो प्राचीन भारत की प्रमुख ग्रंथ या पुस्तकें हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। महाभाष्य आपका पतंजलि द्वारा लिखा गया था। मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र आपका कौटिल्य के द्वारा। नीति सार आपका कामंदक के द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल आपको याद रखना। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण के दास के द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज विजय आपका जयनायक ने लिखा था। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ तो कामसूत्र आपका वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। शिशुपाल वध आपका माघ कवि माघ के द्वारा लिखा गया था। स्वपन वास दत्तम ये कवि भास के द्वारा लिखा गया। कृति कौमुदी सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया। उत्तर रामचरित्र भवभूति के द्वारा लिखा गया। पंचतंत्र आपका विष्णु शर्मा है। सरस्वती कंठाभरण राजा भोज द्वारा लिखा गया था। नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा आपका लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, तो इसके उत्तर की मैं बात कर लेता हूँ। तो सीधा ही मैं आपको उत्तर बताने वाला हूँ। ये आपका रीजनिंग का सवाल था, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा गाइस, आप क्वेश्चन पढ़ लेना, इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नीचे आपका मैथ्स का सवाल है, तो 17 का जो आपका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला। इसके अलावा देखो मैं आगे बात कर लेता हूँ, तो ये आपका राजस्थान सॉरी इंडिया से है। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वे स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, ये कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? तो 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19वां जो कि मैथ्स का है, तो मैं आपको सीधा ही उत्तर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होने वाला अपरिमेय संख्या। फिर आगे आपका आहड़। निम्न में से कौन सा आहड़ इस सभ्यता से संबंधित नहीं है? गिलुंड, भगवानपुरा, आबानेरी और रोजड़ी। तो देखो गिलुंड भी संबंधित है, भगवानपुरा भी है, रोजड़ी भी है, लेकिन आबानेरी बिल्कुल इससे संबंधित नहीं। आबानेरी बिल्कुल इससे संबंधित नहीं। देखो गिलुंड आपका राजसमंद में पड़ता है, भगवानपुरा आपके उदयपुर में पड़ता है, आबानेरी आपका दौसा में पड़ता है, और रोजड़ी जो है ना ये शायद मेरे हिसाब से गुजरात की जो सभ्यता है रोजड़ी उसके बारे में बताया गया। राजस्थान में मैंने रोजड़ी काफ़ी तलाश की लेकिन मुझे तो नहीं मिली। अगर आपको मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणेश्वर सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो 21 का जो आपका राइट आंसर होला ताम्रयुगीन। ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता आपकी बिल्कुल आपको याद रखना। सभी सभ्यताओं की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसकी जो खोज करी थी आर सी अग्रवाल ने करी थी, बिल्कुल आपको याद रखना। किसने करी थी? आर सी अग्रवाल के द्वारा की गई थी। और ये सभ्यता पहले आपके सीकर जिले में थी, अब सीकर से अलग होकर आपका जिला बना नीम का थाना, तो उस जिले में आपकी शामिल हो गई है। कौन सी नदी के किनारे मिली? तो बिल्कुल आपको याद रखना ये जो मिली आपको कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। इसके अलावा एक खास बात है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती। देखो गणेश्वर सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, या जो मकान बनाए जाते थे पत्थरों से बनाए जाते थे। ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। बोजी लंबरदार किस आंदोलन से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो अलवर, भरतपुर, सीकर, बेगू। तो बोजी लंबरदार का जो संबंध था ना वो भरतपुर किसान आंदोलन से था। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो ये बिल्कुल आपके जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:25 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है, तो उनके आधार की त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा, तो 24 का जो राइट आंसर होगा 16:25 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कपड़े पर चित्रित डैश नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिछुआई। ठीक है, पिछुआई यानी कपड़ों के पीछे चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, इसे पिछुआई है कि नाथ द्वारा चित्र शैली का उदाहरण है। पिछुआई जो फेमस है वो नाथ द्वारा की आपकी फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगले यहाँ से आपके हिंदी के स्टार्ट हो गए। तो किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? स्थानीय, दर्शनीय, रमणीय, माननीय। तो इसका 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 स्थान प्लस ईय है। क्या है? देखो इसका जो सही हो जाएगा आपका स्थान प्लस ईय होगा, स्थान प्लस ईय। ठीक है, और बाकी दर्शन में दर्शन प्लस अनीय,
मान में मान प्लस अनीय और रमणीय में रम प्लस अनीय। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर जो होने वाला वो स्थानीय होने वाला है 26 का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक शब्द है? अभिभाषण, संबोधन, मानपत्र, निवारण। तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल निवारण। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार करना आपको कि कौन से शब्द सभी शब्द इसमें शुद्ध है वो आपको बताना है। तो देखो मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें जो शुद्ध शब्द एक तो आपका उदार्य, दूसरा आपका प्रवर्तक, तीसरा आपका जो है यौवन, ये 3 शब्द ही शुद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक है? यानी अंक का जो शब्द का अर्थ निकलता है उसमें कौन सा है, तो ये आप बताना है। तो 29 का जो आपका राइट आंसर होने वाला गाइस ऑप्शन नंबर 4 गोद और धब्बा। गोद और धब्बा बिल्कुल 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? तो 30 की अगर मैं बात कर लेता हूँ गाइस तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ये आपका शुद्ध है। जग जननी, जगत प्लस जननी। तो ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही नहीं, इसके अंदर आपका हलंत लगने वाला था लेकिन लगा नहीं है, इसलिए ये आपका बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, अब इंग्लिश का देख लेते हैं। तो इंग्लिश का 31 का जो है आपका आइडेंटिफाई करना, अ मैन वुड नॉट मिस सच ए चांस। तो 31 का जो आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 3 मैन ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म्स। सी सेड आई वुड लाइक टू सी इट चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो 32 का जो आपका राइट आंसर होने वाला गाइज ऑप्शन नंबर 2 सी सेड दैट सी वुड लाइक टू सी इट। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चेंज फॉलोइंग सेंटेंस टू ए पैसिव वन। ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन। तो 33 का जो आपका राइट आंसर होने वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हिज डिसीजन वॉज अप्रूव्ड बाई ऑल हिज रिलेटिव्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस। ईच ऑफ द बोज डेज आस्क्ड कंट्रीब्यूट टू द फैमिन रिलीफ फंड। तो 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 वॉज आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। द करेक्ट एंटोनिम्स इनिग्मा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्लियरिटी। अब वापस आपके राजस्थान जीके के सवाल आ गए, तो राजस्थान जीके अपन यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, सोने की भूकिया और जगपुरा दिलवारा पेटी स्थित हैं। तो 36 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ स्थित है, तो ये आपके बांसवाड़ा के अंदर है भाई। ठीक है, भूकिया, जगपुरा और दिलवारा यह आपको सोने की खान है। तो ये कहाँ स्थित है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है ये सोना यहाँ से प्राप्त होते बांसवाड़ा के अंदर आपका स्थित है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे देख लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालों का स्तूप पाए जाते हैं? तो 37 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बरखान और परवली। बरखान और परवली प्रकार के जो आपके हैं बालू का स्तूप पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों को सही समूह को चयनित करना है। तो 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अपराध, भ्रष्ट या अवधानिक आचरण या गैर निवास। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितने साल का कार्यकाल होता है ये आपको बताना है। तो इनका जो कार्यकाल होता है 3 वर्षों का कार्यकाल होता है। ठीक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 3 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से करंट अफेयर है आपका। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले में सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो 40 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर 4 झुंझुनू, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर राजस्थान भूगोल से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपकी नदियाँ, एक तरफ आपकी सहायक नदियाँ। देखो ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, आराम से आप क्वालिफाई कर पाते, बहुत आसान पेपर है। सारी तैयारी मैं आपकी करवा दूंगा, बस आप अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सेशन को शेयर करें। तो 41 का देखो, 41 का अपन देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। चंबल की जो सहायक नदी मैज है, बनास की कोठारी, कालीसिंध की आऊ, लूणी की पार्वती नहीं है। पार्वती जो सहायक नदी चंबल की है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय नदी गंगा
के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम क्या है? तो 42 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 3, नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, बहुत बार सुना होगा आपने। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए प्रारंभ की गई थी? तो 43 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को डेज के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा नंदगढ़, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपनीयता का अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन सा बयान सही है, ये आपको बताना है। गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। यही कथन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? ओफो, इस समय से कूट भी दिए हुए आपके, तो यानी फिर आपका ए भी सही है, ठीक है, और सी भी सही है और डी भी सही है। ये निर्णय भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खैहार की अध्यक्षता की खंडपीठ द्वारा दिया गया। सी भी सही है, ए भी सही था। सरकार ने तर्क दिया कि संविधान के व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A-C-D, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1000 kg द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में किया गया कार्य है। तो 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 62.50 किलो जूल। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्यूल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा बजट निर्माण शामिल नहीं है आपका। अगला देखते हैं। पहली से 5वीं कक्षा के लिए एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती है, तो RTE अधिनियम 2019 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो 48 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। RT अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है और अपन क्वेश्चन नंबर 50 को अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला कौन सा होने वाला, तो बिल्कुल अपन देख लेते हैं। देखो, इसका जो राइट आंसर होने वाला सर्वाधिक साक्षरता जो है आपकी कोटा की है। किसकी है भाई? कोटा की। अगर देखो सर्वाधिक साक्षरता की मैं बात करूँ तो आपको सबसे पहले मैं राजस्थान में साक्षरता की बात करता हूँ कि राजस्थान की कुल साक्षरता आपकी जो है कितनी है, तो 66.1% है, ठीक है, 66.1% आपको याद रखनी है। इसके अलावा शहरी साक्षरता की अगर मैं बात कर लेता हूँ, ऑल ओवर शहरी साक्षरता राजस्थान में कितनी है, तो गाइस बिल्कुल आपको याद रखना 79.7। जबकि ग्रामीण साक्षरता कितनी है, तो आपको याद रखना 61.4। भाई ऑल ओवर राजस्थान की साक्षरता 66.1% है, जबकि शहरी 79.7, ग्रामीण 61.4 है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब मैं बात कर दूं सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है आपका कौन सा है, तो कोटा है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका कोटा है। कोटा की साक्षरता दर है 76.6। उसके बाद दूसरा स्थान जो है जयपुर का है 75.5। तीसरा स्थान आपका झुंझुनू का है 74.1 और चौथा स्थान आपके सीकर का है 71.9। ठीक है, ये 4 राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले। जबकि अगर मैं न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की बात कर लूँ तो सबसे कम है आपके राजस्थान में जालोर की। जालोर की 54.9%। उसके बाद नंबर आता आपका सिरोही का 55.3%। फिर आपका आता प्रतापगढ़ का 56%। फिर आपका नंबर आता बांसवाड़ा का 56.3%। तो ये तथ्य भी आपको बिल्कुल याद रखना है। सब सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? जालोर हो जाएगा। इसके अलावा देखो मैं आपकी बात कर लेता हूँ, तो महिला साक्षरता में शहरी महिला साक्षरता की अगर मैं बात करता हूँ, शहरी महिला साक्षरता कितनी है, तो आपको याद रखना 70.7% है। जबकि ग्रामीण महिला साक्षरता कितनी है, तो 45.8 है। बिल्कुल ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। जबकि मैं पुरुष साक्षरता में बात कर लूँ कि भाई शहरी पुरुष साक्षरता कितनी है, तो आपको बिल्कुल याद रखना 87.9%। जबकि ग्रामीण साक्षरता जो है
76.2% है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना, सीधे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो इसका अपन देख लेते हैं। अक्षांशीय अवस्थिति, देशांतरी अवस्थिति, अरब सागर की दूरी, उच्चावच विशेषताएं। तो 51 का जो आपका राइट आंसर होने वाला है, देखो अक्षांशीय स्थिति भी करती है आपकी, और दूसरा मैं बात कर लूँ तो अरब सागर की दूरी भी करती है और उच्चावच की विशेषता भी करती है, लेकिन देशांतरी अवस्थिति बिल्कुल नहीं करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ACD, ACD, ACD ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर 3 में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटन स्थल है तो आपको सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। देलवाड़ा जो पड़ता है आपका, ये तो सिरोही में पड़ता है। देलवाड़ा चोटी भी है जो कि राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो 1442 मीटर है, बिल्कुल आपको याद रखना। नाथ द्वारा आपके राजसमंद में पड़ता है, और अभी अभी मैंने बात करी कि नाथ द्वारा जो चित्र शैली है वो पिछवाई चित्रण के लिए फेमस है आपकी, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और भिनमाल, भिनमाल जो है आपका ये जालोर का फेमस है, और यहाँ की चमड़े की जूतियाँ फेमस है। क्या? चमड़े की जूतियाँ आपकी फेमस हैं। गणेश्वर आपके सीकर में पड़ती है, गणेश्वर सभ्यता आपकी सीकर में पड़ती है, पहले सीकर में थी, लेकिन नए जिलों के गठन के बाद ये नीम का थाना जिले में शामिल होगी। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। खोज किसने करी थी? RC अग्रवाल द्वारा। ताम्र ताम्र सभ्यता जितनी भी है उनकी सबकी जो जननी कहलाती है वो गणेश्वर सभ्यता आपकी कहलाती है। तो 52 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान स्किल्स 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे कूट दिए हुए, और फिर इसका अपन उत्तर देख लेते हैं। तो देखो इसके जो सभी कथन हैं सभी सही है। ये 3 चरणों में आयोजित हुई थी। ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षार्थियों के लिए आयोजित हुई थी। तकनीकी रूप से कुशल और गैर ITI युवा भी इसमें भाग ले सकते हैं। और चौथा जो ऑप्शन है ये राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई। तो चारों ही ऑप्शन इसके बिल्कुल आपका सही है। इसका जो आंसर आपका रहने वाला ऑप्शन नंबर 4 आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंधक निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 54 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, कब से आपको बताना है। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 2019 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो साइंस का क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर Fe, H2O, Fe3O और H2 के गुणांक क्रमशः है। तो कितने गुणांक है ये आपको बताना है। तो देख लेते इसका जो आपका सही उत्तर रहने वाला क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला 56 का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। RSCERT का विस्तारित रूप क्या है ये आपको बताना। तो 57 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड लर्निंग, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात क्या है ये आपको बताना है। तो 58 की अगर मैं बात कर लेता हूँ गाइस, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला बिल्कुल कौन सा होने वाला। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। देखो मैं अगर राजस्थान के ऑल ओवर लिंगानुपात की बात कर लूँ तो ऑल ओवर राजस्थान का जो लिंगानुपात है 928 है, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर प्रति महिलाओं की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना 928। शहरी लिंगानुपात आपका 914 है। कितना है? 914, बिल्कुल आपको याद रखना कितना, 914। जबकि ग्रामीण लिंगानुपात जो है आपका वो 933 है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है प्रति 1000 महिलाओं पर कितना है? तो 900, प्रति 1000 पुरुषों पर 994 महिलाएं। कितनी? प्रति 1000 पुरुषों पर 994, जबकि सर्वाधिक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो धौलपुर है, 846 महिला प्रति 1000 पुरुष। कितनी? 846 लिंगानुपात है आपका धौलपुर का। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की मैं बताता हूँ। ये सीधा ही आपको पूछेगा आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सेट कीजिए। तो डूंगरपुर का जो है आपका 994 है, बिल्कुल आपको याद रखना। उसके बाद जो दूसरे नंबर का जिला है सर्वाधिक लिंगानुपात में 990 आपका राजसमंद हो जाएगा। तीसरा आपका पाली हो जाएगा 987,
चौथा आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा 983, और पाँचवा जो आपका हो जाएगा 980 बांसवाड़ा। ठीक है, वापस से बता देता हूँ, डूंगरपुर आपका 994 है, राजसमंद 990 है, पाली 987 है, प्रतापगढ़ 983 है, और बांसवाड़ा आपका 980 है। ठीक है, इसके अलावा मैं न्यूनतम लिंगानुपात की अगर बात कर लूँ तो मैंने सबसे कम आपको बताया था धौलपुर का है 846। धौलपुर का कितना हो गया 846। ठीक है, जबकि जैसलमेर की मैं बात कर लूँ तो जैसलमेर का है 852। जैसलमेर का कितना 852। करौली की बात कर लूँ तो 861 है, करौली का कितना 861। भरतपुर की बात कर लूँ तो 880 है, भरतपुर का कितना 880 है, जबकि गंगानगर की बात कर लूँ तो 887 है। वापस से बता देता हूँ, धौलपुर का 846 है आपका, जैसलमेर का 852 है, और करौली का 861 है, भरतपुर का आपको 880 है, गंगानगर का आपको 887। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर ग्रामीण में बात करूँ, ग्रामीण में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला आपका पाली है, पाली का जो लिंगानुपात है 1003 है, प्रति 1000 पुरुषों पर 1003 महिलाएं हैं। बिल्कुल आपको याद रखना, एकमात्र राजस्थान का ऐसा जिला है जिसमें ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो 1000 से ज़्यादा है। ठीक है, पाली। जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो आपका धौलपुर है 841। ठीक है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला शहरी क्षेत्र में बात करें तो टोंक है आपका 985। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है, ये आपको बताना है। और 59 का आपका क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर अपन देख लेते हैं। देखो, विद्यालय का संगठन, गतिविधियों की योजना, नियंत्रण प्रणाली, तीनों ही कथन आपके बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है, ये आपको बताना है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है आपका, मैं बता देता हूँ आपको बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है आपका, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला। ठीक है, बाड़मेर सांचौर बेसिन भी है, जैसलमेर बेसिन भी है, बीकानेर नागौर बेसिन भी है, विंध्यन बेसिन भी है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा गाइस। इसमें कुल 4 बेसिन है, 4 बेसिनों में आपके 14 राजस्थान के ज़िले शामिल है। ये सवाल आपका वीडियो मेंस या प्री में पूछा गया था। ठीक है, कौन कौन से ज़िले शामिल है तो वो भी बता देता हूँ। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, जोधपुर, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये ज़िले आपके जो कि राज्य में 4 बेसिन है, 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन है, उसमें 14 ज़िले आपके शामिल है। बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते गए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका जो सवाल पूछा गया था ये आर्थिक समीक्षा से पूछा गया था। 61 क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 61 क्वेश्चन आपके सामने है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सूचियों में नीचे दी कूट का सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो सही उत्तर का अपन चयन करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो ये सूची 1 और सूची 2 है। इसका जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, तो निर्वाचक मंडल कौन सा अनुच्छेद में? तो ये 61 में 54। भाई इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 54 राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल। ठीक है, जबकि मैं बात कर लूँ राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु जो योग्यता है आपकी, वो अनुच्छेद 58 के अंदर आएगी। राष्ट्रपति का महाभियोग जो है आपका, वो आपका जो आने वाला किस में आने वाला, तो बिल्कुल आपको याद रखना गाइज, वो 56 के अंदर आपका आ जाएगा। और राष्ट्रपति के महाभियोग की आचार संविधान का उल्लंघन जो आएगा वो 61 के अंदर आ जाएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला, बिल्कुल अपन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप है, तो 62 का जो आपका सही आंसर होने वाला है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जून 2022 में अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल्स में तीसरी पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। तो उसको स्कोर क्या था?
तो 63 का जो राइट आंसर है, बिल्कुल आपका जो स्कोर था 458.3 था। बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है, शायद ही ये आपको बच्चा करा होगा। राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले हैं। तो राजस्थान में जो इसबगोल होता है वो आपका जालोर, सिरोही और बाड़मेर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसबगोल को घोड़ा जीरा के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक इसबगोल आपके जालोर के अंदर होता है। राजस्थान सरकार द्वारा स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 2020 को। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का विस्तार में कितना अंतर है? तो शानदार सवाल है। देखो इसका मैं आपको मैप से बता देता हूँ, बिल्कुल आपको याद रखना। देखो ये जो दूरी है आपकी, ये 869 है, और ये जो दूरी है आपकी 826 है। ठीक है, अब घटा लो आप। 869 में से 826 में अगर घटाता हूँ, अगर ये आपको है ना, ये कन्फ्यूज़न होता है कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम क्या है, तो एक चीज़ आप याद रखना कि राजस्थान का सीना चौड़ा है। राजस्थान का सीना कैसा है? चौड़ा है, यानी जो ज़्यादा दूरी होगी वो बीच वाली होगी। तो देखो 869 है ये आपका, 869 में से मैं घटा देता हूँ 826, तो आपका क्या बचेगा? 3, 2 और 0, यानी 23, 23, सॉरी 43 है ना। 6 में से 2 जाएगा आपका 4, तो 43। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 67 देख लेते हैं, कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 जो है, स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना, ये डाइट का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 का बिहारी पुरस्कार दिया गया है? तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा, हम यहाँ थे उपन्यास के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा वाक्य सही है। नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल क्षेत्र से होने चाहिए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है। तो 69 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है, केवल आपका एक ही सही है। बिल्कुल आपका जो उत्तर हो जाएगा केवल एक सही है। ठीक है, 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, ये रहा। जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली पक्षी मनुष्य के अग्रपात के स्तूप की व्यवस्था की समानता का उदाहरण है। तो 70 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 समजातता का। 71 क्वेश्चन नंबर आपका डिलीट कर दिया गया, तो इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइज स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश में राज्य का कौन सा दर्जा हासिल किया है? तो 72 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला, ऑप्शन नंबर 1 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य का अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 74 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी रेलवे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन कौन से हैं? नीचे कूट भी दिए हुए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नेता का, देखो नेता का व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति, परिवेश की प्रकृति। तो ऑप्शन नंबर, ये चारों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो गाइज आज का बस पेपर इतना ही, पूरा पेपर मैंने हल करवा दिया। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।